हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग आलमंड द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत को पढ़ेंगे। बेसिक रूप से ये पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रत्येक साल आता है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है बीए पार्ट 1 के लिए, और कभी कभी बीए पार्ट 3 में भी पॉलिटिकल साइंस विषय में पूछा जाता है। और प्रतियोगिता के हिसाब से भी ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट्स है। तो आइए आज इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं। जी.ए. आमंड का संरचनात्मक प्रक्रियावाद सिद्धांत क्या है, इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ग्रेवियल, ये जो जी.ए. है आलमंड है, ये ग्रेवियल आमंड है। जी.ए. आमंड राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण हेतु संरचनात्मक प्रक्रियावादी दृष्टिकोण के विशिष्ट व्याख्याकार माने जाते हैं। यानी कि ये जो जी.ए. आमंड जी हैं, राजनीति व्यवस्था का विश्लेषण यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम का एनालिसिस करने हेतु ये जो हैं जी.ए. आमंड संरचनात्मक प्रक्रियावादी दृष्टिकोण से विशेष रूप से जाना जाता है। इनको जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। इसको जो है इसका प्रतिपादन आमंड नहीं किया है, इसलिए इसको जनक भी कहा जाता है। इस संरचनात्मक प्रक्रियावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। आमंड द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रक्रियावाद को कई शीर्षकों के द्वारा हम जो है इसे वर्णन किए हैं। तो आइए जानते हैं आमंड और पावेल का शीर्षक। इसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था को जानते हैं। आमंड के अनुसार जी.ए. आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था कैसा है। आमंड ने सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करते हुए इसकी 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताते हुए इन्होंने सबसे पहले 4 प्रमुख विशेषता का वर्णन किया। इन्हें आमंड द्वारा अंतःक्रिया के औचित्यपूर्ण प्रतिमान भी कहा जाता है। ये प्रतिमान इस प्रकार से है, जैसे कि नंबर 1, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की कुछ संरचनाएं होती है, कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। आप लोग भी जानते हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री है, फिर उसका मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री होता है, मंत्री परिषद होता है, राज्य मंत्री होता है, उप राज्य मंत्री होता है, उसका कुछ अपना संरचना होता है, उसका कुछ अपना स्ट्रक्चर होता है। तो जिनमें से कुछ अधिक विशेषीकृत होने के कारण कम कार्यकुशल होती है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य संरचनाएं कम विशेषीकृत होने के कारण कम कार्य कुशल होती है। ये जो है यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है कि कुछ अधिक विशेषीकृत होने के कारण वह जो है ज़्यादा कार्यकुशल होता है, और कुछ कम विशेषीकृत होने के कारण वह कम कार्यकुशल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, और अपने जो कैबिनेट में जो मंत्री रखते हैं, कैबिनेट में जो मंत्री जी होते हैं वो विशेष रूप से ज्ञानी, बुद्धिमानी, अनुभवी होते हैं। जैसे कि वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ये बहुत बड़े कॉलेज से जो है पढ़ के आए हैं, विदेश से भी पढ़ के आए हैं, इंग्लिश जो है बहुत अच्छे है। और फिर रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह है, ठीक है। और फिर गृह मंत्री हैं, ये हमारे अमित शाह जी हैं। तो इसी प्रकार से कुछ विशेष क्षमता वाले लोग को विशेष काम जो है उसे दिया जाता है, ये लोग कैबिनेट में हैं। और फिर मंत्री जो साधारण मंत्री, जैसे कि खेल मंत्री है,
ये या फिर बहुत प्रकार के 15% जो है लगभग यहाँ पे हमारे यहाँ 90 मंत्री होते हैं। 90 मंत्री इसलिए होते हैं कि टोटल जनसंख्या का 15% जो है मंत्री रखने का अलाउ है। तो ये जो है कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो कि राज्य लेवल का होते हैं, कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो कि मंत्री परिषद में हैं और फिर उप मंत्री हैं। तो उसी प्रकार से दूसरा जो इसका पॉइंट्स है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था एवं इसकी संरचनाओं में कुछ अंतर भी विद्यमान हो सकते हैं। जो इसकी राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल इसका जो सिस्टम है, इसकी कुछ संरचनाएं, इसमें कुछ अंतर भी विद्यमान होता है। क्या अंतर होता है? अंतर तो होता है, लेकिन सभी व्यवस्थाओं में किए जाने वाले कार्य समान होते हैं। तीसरी जो बात इन्होंने बताया है कि राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सोशल सिस्टम का ही एक अंग होता है। पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो सोशल सिस्टम का ही एक अंग होता है। प्रत्येक पॉलिटिकल सिस्टम की अपनी कल्चर्स होती है और यह कल्चर्स जो है ट्रेडिशनल और फिर जो है मॉडर्न के लक्षण का मिश्रण होता है। मान लिया जाए कि जो भी हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था है, तो ये नहीं है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, तो राजनीतिक व्यवस्था जो काम कर रही है वो जो मंगल ग्रह पर किस तरह से लोग जो है वहाँ पे रहेगा या रह रहा है या फिर कुछ दिन पहले रहा था, इस बारे में काम करने के लिए राजनीति में नहीं रहता है। वो इसलिए रहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या होना चाहिए, उसकी व्यवस्था के लिए राजनीति में लोग रहते हैं। ये आमंड का कहना है। चौथा जो पॉइंट है कि राजनीतिक जो संरचनाएं ऐसी भी होती है कि जिनके द्वारा अनेक कार्यों का संपादन किया जाता है। इन्हें बहुकार्यक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बहुकार्यक। ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि बहुकार्यक के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो आमंड को जाना जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्यवस्था का चरण क्या है, कैसे कैसे जो है ये किस किस चरण से गुजर के जो परंपरागत से आधुनिक में आए। बेसिकली ये जो आमंड जी हैं ये विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र के बीच भी कुछ बातें बताने के लिए जो है इस स्ट्रक्चर का जो है व्यवस्था किया है। आमंड ने ईस्टन की भांति, डेविड ईस्टन, राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्याख्या करते हुए इसके 3 चरण स्वीकार किए हैं। पहला चरण है निवेश, इनपुट, यानी राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, पॉलिटिकल सिस्टम के इनपुट के बारे में जो है बताते हैं। तो इसके 2 तत्व बताते हैं। पहला तत्व है मांग, ठीक है, पहला तत्व मांग को बताते हैं कि आमंड ने निवेश के रूप में सबसे पहले जिस तत्व की व्याख्या की है वह मांग है, मांगे, डिमांड। उसके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में मांगों का निवेश निरंतर होते रहता है। उसने निवेश के रूप में आने वाली पांच नहीं, कुछ मांगों को प्रमुख रूप से 4 श्रेणियों में बांटा है। जो कि पहला श्रेणी है राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती। ये वो मांगे हैं जो कि वस्तुओं और सेवाओं के वितरण या आवंटन से संबंधित है। दूसरी मांग जो है हित स्पष्टीकरण। यह मांगे विविध व्यवहारों को नियंत्रित करने से संबंधित होती है। तीसरी जो मांगे हैं राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक सामूहिकरण। ये मांगे व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता से संबंधित होती है। और चौथा जो है राजनीतिक संचार है। यह मांगे राजनीतिक व्यवस्था में सूचनाओं की प्राप्ति और विचारों की अभिव्यक्ति से संबंधित होती है। तो ये मांगे की 4 श्रेणियां आमंड ने बताया है। दूसरा जो है यहाँ पे 2 होगा,
यह है समर्थन। आमंड द्वारा मांगों के समान ही समर्थन भी 4 श्रेणियों में बांटा है आमंड ने। आइए उन 4 श्रेणी को जान लेते हैं। पहला है द्रव्यात्मक समर्थन। यह एक प्रकार का समर्थन है जो कि भावुकता से प्रेरित होता है। आज्ञाकारिता आधारित समर्थन दूसरा है। यह समर्थन इस प्रकार का बाध्यकारी अपेक्षाकृत समर्थन होता है जो कि समाज व्यवस्था तथा संगठन में नागरिकों की पद व स्थान और उससे जुड़ी आज्ञाकारिता से जुड़ा होता है। तीसरा है सहभागिता आधारित समर्थन। सहभागिता यानी कि कोऑपरेशन। यह समर्थन राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता से प्रेरित होता है और सहभागिता सुनिश्चित होना इस समर्थन की पूर्व अपेक्षा होती है। चौथा जो प्रकार है श्रद्धात्मक समर्थन। यह समर्थन राजनीतिक व्यवस्था में पूर्व प्रचलित आस्था, मूल्यों और श्रद्धा से प्रेरित होता है। ये 4 समर्थन जो है आमंड ने बताया है। इसके अलावे दूसरा जो पॉइंट्स है, पहला जो मांग है, ठीक है, पहला है निवेश, उसके बाद आता है निवेश का रूपांतरण। आप कोई भी चीज़ अगर निवेश किए हैं तो वो किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से काम करके फिर आपके पास वापस आएगा, इसके बारे में आमंड ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण की मध्यवर्ती चरण निवेश रूपी मांगों और समर्थनों के रूपांतरण की प्रक्रिया को बताया है। आमंड ने इस रूपांतरण प्रक्रिया को मुख्य 2 भागों में बांटा है। पहला भाग में बोला है कि रूपांतरण के राजनीतिक प्रकार वर्ग। इस प्रकार की रूपांतरण प्रक्रिया में मांगों को संसाधित करके रूपांतरण के योग्य बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में केवल सरकारी संरचनाएं ही नहीं बल्कि गैर सरकारी संरचनाएं भी सम्मिलित होती हैं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं, हित समूह और अन्य संगठन किसी न किसी रूप में जो है काम करते हैं। दूसरा है रूपांतरण के शासकीय वर्ग। रूपांतरण के शासकीय वर्ग होते हैं। इस रूपांतरण प्रक्रिया में प्रमुख रूप से शासन और प्रशासन की संरचनाएं सम्मिलित हैं। इसमें मांगों को सत्तात्मक या आधिकारिक निर्णयों की स्थिति पहुंचाने के लिए औपचारिक आवश्यकताएं जो है सम्मिलित होती है। ये जो है रूपांतरण प्रक्रिया का है। राजनीतिक व्यवस्था का अब निर्गत के बारे में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मुख्य रूप से 3 बातें कही है, निवेश, रूपांतरण प्रक्रिया और निर्गत। ठीक है, आप कोई एप्लीकेशन अगर लिखते हैं या डालते हैं तो वो जैसे आप एक लेटर लिखे हैं तो लेटर आपने लिख लिया और उसको आपको निकालना है तो वो अपना पहले प्रोसेस करेगा। उसका जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस होने के बाद आप उसे आउटपुट करेंगे और आपको आउटपुट देगी। उसी प्रकार से निवेश किया, फिर उसका रूपांतरण किया, अब वो निर्गत करता है। तो क्या निर्गत करता है आइए जानते हैं। आमंड ने मांगा और समर्थन के निवेश और रूपांतरण प्रक्रिया के उपरांत अंतिम रूप में आउटपुट प्राप्त होती है। आमंड के द्वारा निर्गतों का भी 4 भागों में बांटा है। पहला है निकासी या निर्गत। इस श्रेणी के निर्गतों का संबंध राजनीतिक व्यवस्था में कर वसूली, व्यक्तिगत सेवा, सहयोग, योगदान जैसी गतिविधियां होती है। दूसरा है नियामक निर्गत। इस प्रकार का निर्गत मानवीय व्यवहार के नियमन व नियंत्रण से संबंधित है। तीसरा है वितरणात्मक निर्गत। इन निर्गतों में वस्तुओं, सेवाओं, लाभों, अवसरों, सम्मानों इत्यादि का आवंटन सम्मिलित है। चौथा है प्रतीकात्मक निर्गत। इस श्रेणी के अंतर्गत में मूल्यों की पुष्टि तथा राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन नीतियों और उद्देश्यों की घोषणा से संबंधित होती है। आइए अब इसको एक पैराग्राफ या फिर एक जो है इसको बता देते हैं, एक डायग्राम बना करके। इन सारी बातों को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, जो कि समझने में भी आसान होगा और फिर इसे याद करने में भी जो है आसान होगा। हमने बताया
हमारा जो क्वेश्चन है कि आमंड का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रतिमान, ये मॉडल है। किसका मॉडल है? आमंड का मॉडल है। आमंड ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का ये मॉडल दिया है। इन्होंने 3 बातें बताया: निवेश, रूपांतरण प्रक्रिया और निर्गत। निवेश क्या करना है? निवेश में अगर हम कोई भी चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि किस क्षेत्र में हम इन्वेस्ट करें, किसकी मांग ज़्यादा है। वस्तु को हम वितरण करते हैं, व्यवहार व्यंग्यात्मक विचार को देखते हैं, राजनीतिक सहभागिता को देखते हैं। इतनी बातों को देखने के बाद हम निवेश करते हैं। अब जब हम निवेश किए तो ये रूपांतरण प्रक्रिया में आया, ये अपना प्रोसेस में आया। ये प्रोसेस में 2 प्रकार से आया, एक राजनीतिक रूप से, दूसरा शासकीय रूप से। राजनीतिक रूप से जो है हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण और राजनीतिक संचार, और शासकीय रूप में जो है नियम निर्माण, शासकीय रूप में नियम को निर्माण यानी कि डिसीजन मेकिंग, और फिर नियम प्रयुक्त, नियम अधिनिर्णय, और उसके बाद जब प्रोसेस में काम कर लिया तो ये हमें आउटपुट दिया। क्या दिया आउटपुट? निकासी, विनियामक, वितरणात्मक, प्रतीकात्मक। ठीक है। अब जो है ये निर्गत जो किया, ठीक है, ये हो गया राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था हुआ क्योंकि हमने जो निवेश किया, तो जैसे कि कोई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे दूसरे राज्य में जाएगा या दूसरे देश में जाएगा काम करने के लिए, तो वहाँ की सरकार से, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से जो है उसे जो है लेना पड़ेगा, क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा। राजनीतिक लोग या वहाँ के सरकार से जो है परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया राजनीतिक व्यवस्था। ये क्या हो गया? राजनीतिक व्यवस्था। अब आउटपुट में क्या देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, राजनीतिक समाजीकरण भर्ती, दूसरा राजनीतिक संचार यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम क्या है। फिर ये जो राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती है और फिर राजनीतिक संचार और सामाजिक व्यवस्था है, ये दोनों मिलकर के समर्थन करता है क्या? द्रव्यात्मक, आज्ञाकारिता और सहभागिता। इतनी ही बातों को हमने ऊपर में बताया है, लिखाया है, पढ़ाया है। इसको याद कर लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद निष्कर्ष के रूप में जो है यहाँ पे कुछ पढ़ लेंगे, लिख लेंगे कि निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आमंड ने अपने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया है और यह भी प्रतिपादित किया कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता इस बात में निहित है कि वह किस सीमा तक आगत और निर्गत को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। इस रूपांतरण की क्षमता को उसने व्यवस्था की क्षमता कहा है और आमंड ने आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या इसी आधार पर करते हुए वह व्यवस्था ही आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है जिसकी राजनीतिक संस्कृति विशेषीकृत होती है। इस प्रकार वह संस्कृति विशेषीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का विभाजन भी करता है। द एंड, इसे याद कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है।